तो कैसे हो भाई आप लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी लगे हुए होगे। ठीक है, तो मान के चलता हूँ कि लास्ट राउंड पे जो टॉपिक मैंने पढ़ा आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। आपने उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए होंगे, रिवीजन किया होगा। रिवीजन हमेशा बेटा लिख लिख के करना। मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर रीड कर करके रिवीजन कंप्लीट कर रहे हो तो उसका मतलब नहीं है, वो बेकारी चीज़ है ना। तो जब भी आप रिवीजन करो, रिवीजन को आप हमेशा राइट करते हुए करो। ठीक है, कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। चलो हम लोग SN2 रिएक्शन को आगे की तरफ अप्रोच करते हैं। इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना है? अब हमको ये चेक करना है कि अल्फा कार्बोनिल सिस्टम में SN2 रिएक्शन होता है कि नहीं। हमें यही पढ़ाई करनी है अब कि अल्फा कार्बोनिल सिस्टम में SN2 रिएक्शन होता है कि नहीं। अब देखो सर, सबसे पहले आप इसको अल्फा कार्बोनिल कहे क्यों रहे हो? हेलोजन से अटैच पहला कार्बन अल्फा कार्बन, हेलोजन से अटैच पहला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, अल्फा कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप अटैच है कि नहीं सर? बिल्कुल है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बोनिल सिस्टम। क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बोनिल सिस्टम। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें चेक करना है कि अल्फा कार्बोनिल सिस्टम में SN2 रिएक्शन होगा कि नहीं। SN1 का चेक कर लिया था हम लोगों ने। SN1 तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्फा कार्बोनिल में SN1 नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी समझाया था। SN2 चेक करते हैं और चेक करते हैं SN2। अब देखो ध्यान से समझो, ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन है 1 डिग्री का, है कि नहीं सर? बिल्कुल है। तो 1 डिग्री कार्बन SN2 करता है कि नहीं सर? बहुत अच्छा करता है। 1 डिग्री कार्बन में SN2 रिएक्शन होता है कि नहीं सर? बढ़िया SN2 रिएक्शन होता है। चलो ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं रह गया। एक ऑप्शन तो ये है कि 1 डिग्री कार्बन तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो ये है कि 1 डिग्री कार्बन है इसलिए यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो जाएगा, है ना? SN2 हो जाएगा। दूसरी चीज़, SN2 रिएक्शन अच्छा होगा कि खराब? दूसरी बात, SN2 रिएक्शन अच्छा होगा कि खराब होगा? इस पे आते हैं बेटा। अब इसको चेक करने के लिए आप ये देखो कि ये जो OH नेगेटिव आयन है, इसके पास दो ऑप्शन है। ये एक तो यहाँ पे अटैक कर सकता है, हेलोजन को बाहर कर सकता है और SN2 रिएक्शन शो कर सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? ये इस कार्बन पर भी अटैक कर सकता है। सर क्यों? अरे जैसे ही ये OH नेगेटिव इस कार्बन पर अटैच करेगा, ये जो इसके पास एक पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब अल्फा कार्बोनिल सिस्टम के पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। अल्फा कार्बोनिल सिस्टम के पास कितने न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है बेटा? 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। अगर इसके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर 2 होने की वजह से यहाँ पे अटैक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? अगर एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता तब तो एक ही जगह पर अटैक हो रहा था, लेकिन अगर किसी कारणवश यहाँ पे नहीं भी हो पा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा अटैक। समझ पा रहे बात को? सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं बात को। तो बस यही बात लिखो कि अल्फा कार्बोनिल सिस्टम सो एक्सीलेंट SN2 रिएक्शन because it has 2 nucleophilic center which increases the probability of attack through the nucleophile। समझ पा रहे बात को? यानी कि अल्फा कार्बोनिल सिस्टम बेटा अच्छा SN2 रिएक्शन क्यों शो करेगा? क्योंकि इसके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हैं। अगर इसके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हैं तो इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ पे अटैक की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और जब अटैक की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी तो SN2 रिएक्शन होने का प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। कोई डाउट? आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो जल्दी आप लोग इसको नोट डाउन करो, फिर लोग आगे मूव करते हैं। इतनी बात समझ आई बेटा? लिख लिया आप लोगों ने? अब चलो एक पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो। पॉइंट दूसरा क्या लिखोगे? आप क्या लिखोगे कि जो हमारे पास अल्फा कार्बोनिल सिस्टम है, जो हमारे पास अल्फा कार्बोनिल सिस्टम है,
इसमें अटैक कहाँ पे होगा? इसमें जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, इसमें जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो किस जगह पे होगा? तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक पहला हो सकता है अल्फा कार्बन पे। कहाँ पे हो सकता है? अल्फा कार्बन पे। और दूसरा अटैक कहाँ पे हो सकता है? कार्बोनिल ग्रुप पे, है ना। यहाँ पे दो जगह पर अटैक हुआ। पहला अटैक का चांस क्या है? अल्फा कार्बन में पहला अटैक हो सकता है, और दूसरा अटैक कहाँ हो सकता है? कार्बोनिल ग्रुप पे। तो ये प्रॉपर आपको ऐसे पेपर में लिख के आना है। कोई डाउट है इसमें? कोई समस्या? तो आई होप इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो आप लोग जल्दी इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग अल्फा अल्कोक्सी पढ़ते हैं। जल्दी करो। चलो भाई, तो देखते हैं अगला प्रोसेस, अगला रिएक्शन देखते हैं। क्या अल्फा अल्कोक्सी ग्रुप पे SN2 रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? अल्फा अल्कोक्सी ग्रुप पे SN2 रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? और ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। अब देखो फिर से वही चीज, सबसे पहले जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उसकी चेक करो डिग्री। जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उसकी क्या चेक करोगे आप लोग? डिग्री। तो ये कार्बन कितना है? 1 डिग्री का है। ये कार्बन कितना है? 1 डिग्री का है। तो तुम मुझे बताओ क्या यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो सकता है कि नहीं? सर बिल्कुल हो सकता है। SN2 रिएक्शन 1 डिग्री कार्बन में पॉसिबल बिल्कुल है। अच्छा चलो समझ गए, SN2 रिएक्शन होना है, ठीक। लेकिन जब SN2 रिएक्शन होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब sp2 हाइब्रिडाइज ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। क्यों? एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। समझ गए बात को? अब मजे की बात क्या है? मजे की बात ये है बेटा कि ये जो हमारे पास लोन पेयर है, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन का लोन पेयर है, वो क्या करेगा? ये करेगा सपोर्ट या फिर स्टेबलाइजेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड तो बेटा आओ देखो, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी यहाँ पे कि ये जो हमारे पास लोन पेयर है, वो क्या करेगा बेटा? ये जो लोन पेयर है ये स्टेबलाइज करेगा sp2 हाइब्रिडाइज ट्रांजिशन स्टेट को। ये जो ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी, जो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा बेटा, उसको ये लोन पेयर प्रोवाइड करेगा स्टेबिलिटी। अब जब उसको लोन पेयर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, इसका मतलब क्या? हेंस ट्रांजिशन स्टेट become more stable, है ना। इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाएगा? अधिक स्टेबल हो जाएगा। और अगर ट्रांजिशन स्टेट अधिक स्टेबल होगा बेटा तो रिएक्शन फास्ट होगी कि स्लो होगी? सर रिएक्शन फास्ट होगी। इसका मतलब गुड SN2 रिएक्शन फास्ट होने का मतलब क्या? SN2 रिएक्शन अच्छा होगा, तो गुड SN2 रिएक्शन। समझ में आया बात को? क्या बात आप लोगों को समझ में आई? तो यहाँ पे भी आप एक बात ध्यान देना कि जो हमारा अल्फा अल्कोक्सी होता है, अल्फा अल्कोक्सी ग्रुप जो है वो भी SN2 रिएक्शन को अच्छा शो करता है। अब नाउ एक और इंटरेस्टिंग बात, नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, वो क्या है कि लोन पेयर के द्वारा ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो कैसे रहा है? लोन पेयर के द्वारा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो कैसे रहा है? तो उस पॉइंट को लिखोगे, लोन पेयर stabilizes the transition state through resonance। कोई दिक्कत यहाँ पे? इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगला पॉइंट देखो कि जो लोन पेयर ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल कर रहा है रेजोनेंस के थ्रू, जो लोन पेयर ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल कर रहा है रेजोनेंस के थ्रू, इसी इफेक्ट को कहते हैं हम लोग अल्फा इफेक्ट। इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? अल्फा इफेक्ट, है ना। तो दिस इफेक्ट इज नोन एज अल्फा इफेक्ट। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी नोट डाउन करो। ठीक है,
चलो बेटा अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, प्रियोरिटी ऑर्डर फॉर SN2 रिएक्शन। तो सबसे अच्छा SN2 रिएक्शन कौन सा करेगा, अल्फा कार्बोनिल। यहाँ पे होता है एक्सीलेंट SN2, समझ गए बात को। यहाँ पे बहुत ही मस्त SN2 रिएक्शन होता है, बहुत तगड़ा SN2 रिएक्शन होता है। उसके बाद बेंजाइलिक हैलाइड, फिर मिथाइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट देखो। एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि वाई प्राइमरी हेलोएल्किन डू नॉट यूज SN1 मैकेनिज्म। प्राइमरी हेलोएल्किन SN1 मैकेनिज्म को फॉलो क्यों नहीं करते। अब आओ इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग, इसके सोल्यूशन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। एकदम फोकस रखना है यहाँ पे। अब समझो इसको समझो। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मैंने मान लो मैंने ये ले लिया CH3C, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, ये हो गया H, ये हो गया H, और यहाँ पे लगा दिया X। ठीक है, ठीक है। ये 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन होगा कि नहीं हो गया सर, बिल्कुल हो गया। अब मान लो मैंने यहाँ पे कोई वीक न्यूक्लियोफाइल ले लिया। अब जब SN1 रिएक्शन होगा तो सबसे पहले होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। SN1 रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। बना दो कार्बोकेटाइन, क्या बनेगा H2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये जो कार्बोकेटाइन बना, ये जो कार्बोकेटाइन बना, इस कार्बोकेटाइन से अटैच पहला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। या अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन से नहीं देखना चाहते तो बोलोगे सर इसके पास बस 1 प्लस आई ग्रुप है, बस इसके पास केवल 1 प्लस आई ग्रुप है। क्यों? पता है बात, इसके पास अगर इसको आप प्लस आई ग्रुप से देखना चाहते हो प्लस आई ग्रुप से देख लो, अल्फा हाइड्रोजन से काउंट करना चाहते हो अल्फा हाइड्रोजन से काउंट कर लो। इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है या फिर सिर्फ 1 प्लस आई ग्रुप है। और ये दोनों ही ग्रुप, ये दोनों ही चीज़ें इस कार्बोकेटाइन को इनफ स्टेबिलिटी नहीं दे पाती हैं। ये दोनों ही चीज़ें इस कार्बोकेटाइन को अच्छी स्टेबिलिटी नहीं दे पाती हैं। तो जब कार्बोकेटाइन ही स्टेबल नहीं बनेगा तो SN2 रिएक्शन अपने आप 0 हो जाएगा, या सॉरी SN1 अपने आप 0 हो जाएगा। रीजन क्या है कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना कि रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड SN1, रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बताया था ना आपको कि कार्बोकेटाइन जितना अधिक स्टेबल बनेगा SN1 रिएक्शन उतना फास्ट होगा। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल नहीं बन रहा है तो SN1 रिएक्शन फास्ट कैसे होगा, अच्छा कहाँ से होगा, नहीं होगा। जब अच्छा नहीं होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, लो SN1। समझ गए बात को। तो यही पॉइंट्स को हम लोग लिख लेते हैं, यही पॉइंट्स को हम लोग लिख लेते हैं। इन जनरल द कार्बोकेटाइन formed in SN1 mechanism, in the कार्बोकेटाइन formed during या फिर in 1 degree haloalkane in 1 degree haloalkane is not much stable, है ना। कि जो हमारा 1 डिग्री हेलोएल्केन है उसमें जो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। अब जब वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता तो रिएक्शन, इसका मतलब नो SN1 रिएक्शन। समझ गए बात को। क्योंकि SN1 रिएक्शन होने के लिए कार्बोकेटाइन को स्टेबल होना ही होना है। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं हो रहा है तो SN1 रिएक्शन अच्छा नहीं होगा। तो इस पॉइंट को आई होप आप लोग बहुत अच्छे समझ चुके होंगे। इसको जल्दी नोट डाउन करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। जल्दी करो बेटा, जल्दी। ले बेटा जल्दी लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो जो भी करना है। चलो बच्चों, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री बेसिकली पहले पढ़ने से पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया ये चेक करने के लिए कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री को ट्राई करेंगे कि आज की क्लास में खत्म कर दें एकदम प्रॉपर। जितना आप लोग को जरूरत है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उतना स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा दूंगा ताकि बोर्ड का काम यहाँ पे हो जाए। अगर आपने 11th क्लास में स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना।
आइसोमेरिज्म अच्छे से पढ़ रखा है तो वहाँ पे लोग पढ़ा देते हैं, और अगर नहीं पढ़ा तो मैं आइसोमेरिज्म का जब क्लासेस लूँगा तो वहाँ पे पूरा आइसोमेरिज्म पढ़ाऊँगा, चाहे स्टीरियो आइसोमर हो चाहे ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो, सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे पढ़ाऊँगा। अभी आपके 12th में जितना इंपॉर्टेंट है उतनी सारी बातें बता दूंगा, ताकि आपके मेंस, नीट एज वेल एज आपका जो बोर्ड है, CUET है, वहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपका चैप्टर अच्छा हो जाए। तो आओ देखें, एकदम ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट में किन किन चीज़ों को परफॉर्म किया गया था, पहले इन बातों को समझेंगे, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखेंगे और फिर स्टीरियो केमिस्ट्री को खत्म करेंगे। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री SN1 SN2 एलिमिनेशन में पूछ लेते हैं आपसे, एकदम आराम से पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, तो आप आराम से बता भी दोगे, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और ध्यान देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टीरियो आइसोमर होता क्या है। सबसे पहली बात हमें यह पता होना चाहिए कि जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो हैं क्या। तो इसका डेफिनेशन ये है कि कंपाउंड हैविंग सेम IUPAC नेम। सबसे पहले क्या देखोगे, वो कंपाउंड जिनका IUPAC नेम तो सेम है लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट, इसका स्टीरियो आइसोमर। ऐसे कंपाउंड जिनका IUPAC नेम सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट डिफरेंट हो, वो क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर। फॉर एग्जांपल जैसे देख लो, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर मैंने लगा दिया H, यहाँ पर मैंने लगा दिया CH3, यहाँ पर मैंने लगा दिया H और यहाँ पर मैंने लगा दिया, नहीं मान लो यहाँ पर लगा दिया CH3 और यहाँ पर लगा दिया H। समझ रहे बात को, एक काम ये किया, दूसरा काम ये करता हूँ C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे मैंने लगा दिया H और यहाँ पे मैंने लगा दिया H। बताओ, दोनों का IUPAC नेम तो सेम ही होगा, दोनों का भाई IUPAC नेम तो सेम ही होगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन दोनों का अरेंजमेंट अलग अलग है। IUPAC नेम करने के लिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, क्या यही लॉन्गेस्ट चेन होगा, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे तो क्या यही लॉन्गेस्ट चेन होगा, है ना। 1 2 3 4 कार्बन है तो 1 2 है ना, ब्यूट 2 इन हो गया आपका, ये ब्यूट 2 इन हो गया, ये भी क्या होगा 1 2, ये भी ब्यूट 2 इन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि दोनों का IUPAC नेम तो सेम है, दोनों का IUPAC नेम तो सेम है लेकिन अरेंजमेंट अलग है कि नहीं। तो ये दोनों क्या है बेटा, एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स है। क्या है, स्टीरियो आइसोमर। तो क्या होता है स्टीरियो आइसोमर, ये आप समझ गए, क्या होता है स्टीरियो आइसोमर, ये आप समझ गए। चलो अब देखो, अब स्टीरियो केमिस्ट्री को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। स्टीरियो केमिस्ट्री को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। क्या था एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले हम लोगों ने एक लाइट सोर्स ले लिया। क्या ले लिया, लाइट सोर्स ले लिया। अब आपको पता है जो लाइट सोर्स है इसमें से लाइट इनफाइनाइट डायमेंशन में निकल रही होंगी, हर एक डायरेक्शन में इसमें से लाइट निकल रही होंगी, पता है आपको। एक लाइट सोर्स जो है वो हर एक डायरेक्शन में अपने लाइट को पास करा रहा होगा, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला पॉइंट, ये आपने फिर मैंने क्या ले लिया, ये क्या हो गया, ये लाइट सोर्स से इनफाइनाइट डायमेंशंस में निकली हुई लाइट है। ये लाइट सोर्स से इनफाइनाइट डायमेंशंस में, इनफाइनाइट डायरेक्शंस में निकली हुई लाइट रेज है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, आई होप यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक हो गया फिक्स पोलराइजर, निकोल प्रिज्म का हम लोग लेते हैं फिक्स पोलराइजर, है ना। अब इससे क्या होगा कि जब ये लाइट सोर्स इस पोलराइजर से पास होंगी तो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो जाएंगी। ये क्या करेगा, ये लाइट सोर्स जो इनफाइनाइट डायरेक्शन में फैली हुई हैं उन सभी लाइट सोर्स को एक फिक्स डायरेक्शन में कर देगा। ये पोलराइजर क्या करेगा, लाइट सोर्स जो इनफाइनाइट डायरेक्शन में फैली हुई हैं उनको एक फिक्स डायरेक्शन में कर देगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, चलो कोई तकलीफ नहीं है। अब अगला बात क्या होगा, अब ये लाइट सोर्स फिर एक लाइन में हो गई ना, लीनियर पोलराइज लाइट। ये क्या था, नॉन पोलराइज लाइट, मतलब हर डायरेक्शन में फैली थी, अब ये पोलराइज हो गई, केवल एक डायरेक्शन में हो गई, लीनियरली पोलराइज लाइट। यानी कि ये लाइट क्या हो गई, सिर्फ एक डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गई, कोई दिक्कत। अब देखो, अब ये जो लाइट सोर्स है वो इस ट्यूब में गई, वो लाइट सोर्स कहाँ गई, इस ट्यूब में गई। इस ट्यूब में क्या है, सैंपल ट्यूब विथ ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। इसमें बस आप अभी ये समझो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होता है क्या नहीं होता है, इनको हम लोग पढ़ेंगे। बस आप ये समझो कि एक ऐसा सैंपल ट्यूब है जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं। अब जब लाइट सोर्स इसके अंदर चली गई, लाइट सोर्स जब इसके अंदर चली गई तो इसके पास तीन ऑप्शन है, इसके पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, नो रोटेशन। पहला ऑप्शन क्या है, चेक करो, लाइट अधिक नहीं हो रही है ना, अधिक नहीं है लाइट में,
सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, नो रोटेशन। जब लाइट इसके अंदर जाती है तो पहला ऑप्शन तो यह है कि कोई रोटेशन ही ना हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, रोटेशन हो जाए। दूसरा ऑप्शन क्या है, रोटेशन हो जाए। अब देखो, अगर रोटेशन हो गया तो दो टाइप में हो सकता है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? क्या इतनी बातें क्लियर हैं आप लोगों को? जब लाइट सोर्स इसमें जाएगा तो दो ही ऑप्शन है, या तो रोटेशन हो या तो रोटेशन ना हो। अगर रोटेशन हो गया तो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। पक्की बात? ठीक है, चलो अब मान लिया मैंने कुछ रोटेट हो गया। मैंने क्या मान लिया, इसमें कुछ रोटेट हो गया। अब ये जो सैंपल है बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, इसका कंसंट्रेशन क्या है? इसका कंसंट्रेशन क्या है? ग्राम पर एमएल में मैंने लिया। इसका कंसंट्रेशन है सी। ये जो सैंपल है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, इसका कंसंट्रेशन कितना है? सी। और ये कंसंट्रेशन हम लोग ग्राम पर एमएल में मेजर कर रहे हैं। किसे मेजर कर रहे हैं? ग्राम पर एमएल में। मतलब क्या, मास बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन लोग मास बाय वॉल्यूम में मेजर कर रहे हैं। क्लियर बात है? ग्राम मतलब मास, एमएल मतलब वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा ठीक। आगे देखो, अब थीटा क्या है? अब चलो पहले आगे देखते हैं। यहाँ से कुछ रोटेट हुआ, यहाँ से कुछ रोटेट हुआ। मान लो कि यहाँ पे था बिल्कुल स्ट्रेट, अब ये इतना रोटेट हो गया लाइट। मान लिया कि ये कुछ थीटा एंगल रोटेट हो गया। मान लिया ये कुछ थीटा एंगल रोटेट हो गया। अब सर आपको कैसे पता चला कि थीटा एंगल रोटेट हो गया? ये देखो, ये जो हमारे पास एनालाइजर है, जो हमारे पास डिटेक्टर है, इसके पीछे मैं आँख गड़ा के बैठा हुआ हूँ, आँख लगा के देख रहा हूँ। ये क्या है? ऑब्जर्वर। ये आई है ना, मैं अपनी आँख लगा के देख रहा हूँ। तो मुझे क्या दिखा कि ये कुछ थीटा एंगल रोटेट हो गया। तो ये थीटा क्या हो गया बेटा? हमारे पास ऑब्जर्व रोटेशन। थीटा क्या हो गया? ऑब्जर्व रोटेशन। अच्छा, बट सर एक बात बताओ, क्या जरूरी है कि आपने जितना देखा उतना ही रोटेट हुआ हो? ना, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो सर आपने कैसे बोला कि थीटा ही रोटेट होगा? नहीं बेटा, रोटेट क्या होगा? वो ये होता है अल्फा, स्पेसिफिक रोटेशन होता है जो एक्चुअल रोटेशन हुआ है। सर स्पेसिफिक रोटेशन निकालते कैसे हैं, इसको आगे समझेंगे हम लोग। बट आपको क्या ये सारा सिस्टम समझ में आया कि सबसे पहले हम लोगों ने एक लाइट सोर्स लिया, इस लाइट सोर्स से लाइट रेज निकली जो क्या थी? इनफाइनाइट डायरेक्शन में फैली हुई थी, नॉन पोलराइज लाइट थी इन इनफाइनाइट प्लेन्स। ठीक, अब उसके बाद ये जो हमारा लाइट रेज हैं, ये किस में से पास हुई? फिक्स पोलराइजर से पास हुई। फिर फिक्स पोलराइजर से पास होने की वजह से लाइट रेज सिर्फ एक डायरेक्शन में हो गई। जब ये एक डायरेक्शन में लाइट रेज हो गई तो हम लोग इसको इस सैंपल से पास कराएं। इस सैंपल से पास कराएं तो इसके पास दो ऑप्शन आए, या तो ये रोटेट हो जाए, पहला ऑप्शन, या तो ये रोटेट हो जाए। दूसरा ऑप्शन, मतलब पहला या तो रोटेट ना हो, दूसरा तो रोटेट हो जाए। रोटेट होगा तो दो ऑप्शन है, क्लॉकवाइज रोटेट हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो सकता है। दो ही तरह से रोटेट होगा ना, या तो क्लॉकवाइज रोटेट हो या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो। अच्छा, अब ये जो सैंपल था हमारा, ये जो ट्यूब में जो हमारा सैंपल था, उसका कंसंट्रेशन था सी। उसका कंसंट्रेशन कितना था? सी। कंसंट्रेशन हम लोग किसमें मेजर किए थे? ग्राम पर एमएल में। किसमें मेजर किए थे? ग्राम पर एमएल में मेजर किए थे। अच्छी बात है। अब ये जो ट्यूब है उसका लेंथ कितना है? एल। ट्यूब का लेंथ कितना है? एल। तो एल क्या है? लेंथ ऑफ द ट्यूब। क्या है? हमारा एल हो गया लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? चलो बहुत अच्छी बात है जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये थीटा एंगल कुछ क्लॉकवाइज रोटेट हो या कुछ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो। मान लिया मैं इस डायरेक्शन में कुछ इतना एंगल रोटेट हो गया, थी स्ट्रेट इतना रोटेट हो गई। मान लिया कि कुछ थीटा एंगल है। कैसे पता चला आपको? सर मैं पीछे डिटेक्टर में देख रहा हूँ। ठीक, अब ये जो थीटा है वो क्या होता है बेटा? ऑब्जर्व रोटेशन, मतलब जो मैंने देखा। लेकिन जो मैंने देखा सही है, कोई गारंटी नहीं है। तो एक्चुअल कितना हुआ है उसको निकालने के लिए हम लोग कैलकुलेट करना पड़ता है स्पेसिफिक रोटेशन। अल्फा क्या होता है? स्पेसिफिक रोटेशन। कैसे कैलकुलेट करना है सब समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो इतने सारे ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया आपको समझ में आया? पक्का? कोई डाउट, कोई समस्या? तो इसको पहले नोट करो आप लोग, उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं।
ठीक है बेटा, अब आओ आगे की बातें देखते हैं। आगे की बातों में क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है उस केस में कोई भी रोटेशन नहीं होगा। याद करो मैंने भी 2 केस करवाए थे ना, कि सैंपल में या तो लाइट रोटेट करेगी या तो नहीं रोटेट करेगी। अगर सैंपल में लाइट रोटेट नहीं कर रही है इसका मतलब जो सैंपल प्रेजेंट है वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर लाइट रोटेट कर जा रही है तो मतलब सैंपल जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, अब तुमसे कोई पूछ ले कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होता क्या है, तो एबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। किसी मॉलिक्यूल की ये एबिलिटी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर दे, रोटेट कर दे, यही क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। ठीक, एंड द रोटेशन मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एनालाइजर या डिटेक्टर, है ना। जो आपका जो क्या है, आपका रोटेशन है, रोटेशन कितना हुआ वही हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे थे, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, एनालाइजर है। कोई डाउट इसमें? चलो आगे देखो, जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और जो हमारे पास ए कायरल मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। सर कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, ए कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, इन सब बातों को हम लोग एकदम आराम से समझेंगे, कोई बर्डन की बात नहीं है। बस अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर मॉलिक्यूल ए कायरल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या कोई दिक्कत? अगला, कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड द फिनोमिना इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। वो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं वो क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं, और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। कोई दिक्कत? तुमसे फिर से कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से हैं, तो वो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर दें, रोटेट कर दें, वो है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। समझ गया बात को? और ये जो फिनोमिना है ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। कोई डाउट? पक्का सब कुछ क्लियर है, सब कुछ सॉर्टेड है, कोई समस्या किसी को? चलो जब कोई समस्या नहीं हो तो पहले आप लोग इसको 2 मिनट में कंप्लीटली लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिखो। चलो बेटा आगे देखते हैं। अगर हमारा जो थीटा है, थीटा मतलब ऑब्जर्व रोटेशन, थीटा मतलब ऑब्जर्व रोटेशन, अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन है। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है तो हम लोग इसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे? अगर थीटा नेगेटिव है इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है। क्या हुआ है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेवो रोटेटरी। कोई दिक्कत? अब देखो स्पेसिफिक रोटेशन पे आते हैं। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक बात बताई थी। बात क्या बताई थी कि जो थीटा है उसको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कितना रोटेशन हुआ है, कितना रोटेशन नहीं हुआ है, लेकिन ये एग्जैक्ट क्यों नहीं है वो अभी आप समझ जाओगे। जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एग्जैक्ट या फिक्स क्यों नहीं है वो अभी आप लोग समझ जाओगे। तो फिक्स रोटेशन किससे डिपेंड करता है बेटा? फिक्स रोटेशन डिपेंड करता है स्पेसिफिक रोटेशन पे। जैसे आपने रेजिस्टेंस पढ़ लिया होगा ना क्लास 12th में, रेजिस्टेंस क्या, रजिस्टिविटी क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऐसा कुछ करते हैं ना, कि इतने वॉल्यूम में इतने वॉल्यूम का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी। समझ पा रहे बात को? सिमिलरली इसी पे आते हैं हम लोग। तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है? स्पेसिफिक रोटेशन इज द ऑब्जर्व रोटेशन। कब होता है ऑब्जर्व रोटेशन? स्पेसिफिक रोटेशन और ऑब्जर्व रोटेशन बराबर कब होते हैं? व्हेन कंसंट्रेशन इज 1 ग्राम पर ml। जब कंसंट्रेशन क्या हो जाए, 1 ग्राम पर ml हो जाए, और लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या हो जाए, 1 डेसीमीटर हो जाए। क्या हो जाए? 1 डेसीमीटर हो जाए। तो जो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन होता है, स्पेसिफिक रोटेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन में L डॉट C। L क्या है? लेंथ ऑफ द ट्यूब, C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द ट्यूब। यानी कि अगर L 1 हो जाए और C भी 1 हो जाए उस केस में हमारा अल्फा किसके बराबर आएगा? थीटा के बराबर। लेकिन अगर ये लेंथ और कंसंट्रेशन वेरी कर गए तो हमारा थीटा और अल्फा बराबर नहीं होंगे। यही बात आपको बस मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो स्पेसिफिक रोटेशन को आप लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से लर्न करो। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? ठीक। और रजिस्टिविटी क्या होता है? वो जब लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर क्यूब हो जाता है, 1 मीटर स्क्वायर हो जाता है तब रजिस्टिविटी का। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है कि स्पेसिफिक एरिया होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है ना। जो तुम्हारा रजिस्टिविटी होती है वो
1 मीटर एरिया के लिए वो देखते हैं उसमें कि वॉल्यूम पे देखते हैं? एरिया पे देखते हैं। और 1 मीटर लेंथ, वही मैं भूल रहा था, ठीक है, कि 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर उसमें 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना होता है, उस वही हमारा रजिस्टिविटी होता है, ऐसा कुछ होता है ना। तो मैं भूल रहा था थोड़ा सा डेफिनेशन, तो बाकी समझ गए आप लोग बात को कि उसको छोड़ो, उसको इग्नोर भी करो। तो पहले इधर देखो केमिस्ट्री में क्या है कि जब हमारा लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब 1 हो जाए, 1 डेसीमीटर हो जाए और कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर ml हो जाए, उस केस में जो हमारा थीटा की वैल्यू मिलेगी वही हमारा स्पेसिफिक रोटेशन भी होगा, ठीक है। तो अल्फा क्या है? स्पेसिफिक रोटेशन, और थीटा क्या है? ऑब्जर्व रोटेशन या फिर ऑप्टिकल रोटेशन, एक ही बात है दोनों। कोई डाउट इसमें, कोई समस्या? इस पे लिखी हुई सारी बातें आपको क्लियर हैं, ठीक है। चलो जल्दी इसको लिख लो, जल्दी लिख लो इसको, फिर आगे बढ़े। चलो बेटा अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? स्टीरियो से हम लोग यहीं स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें अगला टॉपिक है एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो कार्बन और कायरल कार्बन, एक ही नाम है। अगर आपसे कोई बोले कायरल कार्बन, ठीक है, या फिर एसिमेट्रिक कार्बन या फिर स्टीरियो कार्बन, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कोई कार्बन कायरल है कि नहीं। सबसे पहले अगर आपको ये चेक करना है कि कोई कार्बन कायरल है कि नहीं, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? जिस कार्बन के लिए आपको बोले, जैसे मैंने ये जो कार्बन है इसके लिए मैंने बोल दिया कि चेक करो ये कायरल कार्बन है कि नहीं, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है कि इस कार्बन की आप लोग निकालो हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकालोगे? इसके पास 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 तो सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया सर, प्लस लोन पेयर कोई बचा सर? कार्बन 14th ग्रुप का एलिमेंट है, इसका मतलब वो 4 बॉन्ड बना सकता है, चारों बॉन्ड उसने ऑलरेडी बना लिया है, इसका मतलब इसके पास है 0 लोन पेयर। क्या बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। यानी कि कितना आ गया? 4, और 4 अगर आ गया, दोनों के सम की वैल्यू अगर 4 आ गई, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp3, ठीक है। तो सबसे पहला चीज ये चेक करना है कि जिस कार्बन के लिए आपको बोला है कि कायरलिटी चेक करो कि वो कार्बन कायरल है कि नहीं, सबसे पहले उस कार्बन की निकालो हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है तभी आगे मूव करना, वरना बोल देना कि कायरल नहीं है। सपोज करो अगर ये sp2 आ जाता तो क्या बोलते? कायरल नहीं है। sp3 है तो अगले स्टेप पे आऊँगा। अगला स्टेप क्या है? अब दूसरा चीज़ ये चेक करो कि जो इससे 4 अटैचमेंट्स जुड़े हैं, कार्बन sp3 आ गया। अब अगला चीज़ हम लोग ये चेक करेंगे कि जो इससे 4 डिफरेंट अटैचमेंट जुड़े हुए हैं, क्या वो सेम है कि डिफरेंट हैं? इस कार्बन से जो 4 अटैचमेंट्स जुड़े हुए हैं वो सेम है कि डिफरेंट हैं? सर ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है और ये OH नेगेटिव है, मतलब ये हाइड्रोक्सी आयन है, ये चारों अटैचमेंट्स डिफरेंट हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देना है कि चेक करना है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जब sp3 आ जाए तो हम चेक करेंगे अटैचमेंट्स। अगर sp3 हाइब्रिडाइज है, 4 डिफरेंट अटैचमेंट हैं, तो ये कार्बन क्या होगा? ये कार्बन होगा कायरल। क्या होगा? कायरल। समझ गए बात को? अगर कार्बन कायरल है तो उसके ऊपर इस तरह से स्टार मार्क कर देंगे। क्या कर देंगे? स्टार मार्क कर देंगे। तो कार्बन कायरल है कि नहीं ये कैसे चेक करना है? सबसे पहले चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, फिर अटैचमेंट्स। तो यही चीज लिखा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम अटैच विद 4 डिफरेंट अटैचमेंट या फिर 4 डिफरेंट ग्रुप। अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच हैं तो उस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। और अगर ये केस नहीं है तो कार्बन कायरल नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है आपको? तो इसको अच्छे से आप लोग मेमोरी में फिट करके राइज कर जाओ। समझ गए? पक्का? तो कायरल कार्बन क्या होता है, या फिर एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, या फिर स्टीरियो कार्बन क्या होता है, तीनों बात एक ही है। समझ चुके आप लोग सब। जब भी आपसे कायरल कार्बन पूछे, जब भी आपसे क्वेश्चन में कायरल कार्बन पूछे, सबसे पहला काम चेक क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तभी आगे मूव करना है, वरना नहीं बढ़ना। वही बोल देना कि क्या है? कायरल नहीं है। और जब अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई फिर चेक करेंगे अटैचमेंट। अगर अटैचमेंट चारों डिफरेंट हैं तब कायरल होगा, लेकिन अगर 2 अटैचमेंट भी सेम हो गए तो कायरल नहीं होगा। कोई दिक्कत? जैसे ये एग्जांपल ले लो, ये एग्जांपल ले लो, मैंने यहाँ पे लगा दिया H, यहाँ पे मैंने लगा दिया H, यहाँ पे लगा दिया OH और यहाँ पे मैंने लगा दिया Br। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सर ये और ये 2 अटैचमेंट सेम हो गए, ये भी sp3 है, ये भी sp3 तो है, लेकिन ये और ये दोनों अटैचमेंट सेम हो गए, इसका मतलब ये भी कायरल नहीं होगा। और जब कायरल मॉलिक्यूल चेक कर लिए कि कायरल है, जब कार्बन को चेक कर लिया कि कायरल है, तो कार्बन के ऊपर क्या लगा दोगे? स्टार लगा दोगे इस तरह से।
कोई डाउट? पक्का? ये कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कोई डाउट है? चलो अगला बात देखते हैं। सर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे कंपाउंड या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। जैसे देखो ये हाथ और ये हाथ हमारे, क्या ये दोनों, ये हमारे जो पेयर ऑफ हैंड हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं? बताओ, हमारे जो पेयर ऑफ हैंड्स हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं? सर बिल्कुल है। लेकिन क्या ये दोनों सुपर इम्पोजिबल हैं? क्या हमारे पेयर ऑफ हैंड्स एक दूसरे से सुपर इम्पोजिबल हैं? मतलब सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या हुआ कि एक पे दूसरे को रखूँ तो ढक जाए, एक पे दूसरे को रखूँ तो ढक जाए। तुम लोग अपनी कॉपी देना, ऐसी दूसरी कॉपी नहीं है, तुम देना, या फिर फोन दो, फोन से काम चल जाएगा। जैसे ये देखो, ये दोनों फ़ोन हैं, एक फ़ोन को इस फ़ोन के पीछे से मैंने जब ये फ़ोन रखा तो पीछे वाला फ़ोन पूरी तरह से ढक गया, दिखाई नहीं पड़ रहा है ना? इसका मतलब दोनों क्या हैं? सुपर इम्पोजिबल है। दोनों क्या हैं? सुपर इम्पोजिबल है। दिखाई पड़ रहा है पीछे वाला फ़ोन? नहीं पड़ रहा ना दिखाई? नहीं पड़ रहा ना दिखाई? तो दोनों क्या हैं? सुपर इम्पोजिबल हैं। ठीक, लेकिन अगर ऐसा है कि पीछे वाला पोर्शन दिख जाए, जैसे अब देखो हमारे हाथों में क्या दिक्कत है कि ये मेरा एक हाथ, दूसरा हाथ ये, इन दोनों को जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे से सुपर इम्पोजिबल नहीं हैं। पूरी तरह एक बॉडी दूसरे बॉडी को कवर नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव चेक करने के लिए पहली बात क्या होनी चाहिए कि नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब जैसे सबसे बेसिक एग्जांपल क्या हो गया? पेयर ऑफ आवर हैंड, ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, ऑफ ईच अदर आर सेड टू बी कायरल एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कायरलिटी, है ना? अगर ऑब्जेक्ट क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अगर मॉलिक्यूल क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता है। मतलब क्या? सबसे पहले जैसे कि ये हाथ, इस हाथ का मिरर इमेज है कि नहीं? सर बिल्कुल है। क्या दोनों सुपर इम्पोजिबल हैं? सर नहीं है। अब जब दोनों सुपर इम्पोजिबल नहीं हैं तो बस रुक जाओ, मॉलिक्यूल, सिमिलरली मॉलिक्यूल पे आ जाओ। दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज तो बनाएंगे, लेकिन उनके मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं है तो मॉलिक्यूल कैसा है? कायरल है। और प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी? अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे कायरलिटी। क्या बोलेंगे? कायरलिटी। और अगली बात, कायरल मॉलिक्यूल हमेशा क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होता है? हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव। एक एग्जांपल देख लो ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल का। जैसे मैंने P लिख दिया, अब P का मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा? क्या इस मिरर इमेज को उठा के मैं इस P पे रखूंगा तो प्रॉपर्ली ओवरलैप करेगा क्या? नहीं करेगा। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको रोटेट कर देता हूं 180 डिग्री। 180 डिग्री रोटेशन अलाउड होता है, फ्लिप नहीं करना, इसको ऐसे फ्लिप नहीं करना। रोटेशन अलाउड है, फ्लिपिंग अलाउड नहीं है। रोटेशन अलाउड है, फ्लिपिंग अलाउड नहीं है। मैं इसको 180 डिग्री इसको रोटेट कर देता हूं तो कैसा सिस्टम हो जाएगा? कैसा सिस्टम हो जाएगा बताओ? ये ऐसे हो जाएगा। क्या अब ये है? नहीं है। बस अगर मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजिबल नहीं है तो उसके तो हम लोग क्या बोल देंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है ना, तो इस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत? पक्की बात। अब जैसे मैंने देखो ये एग्जांपल बनाया था ना, मैं ये बना दिया था CH3। तो इसमें मैं बाद में आता हूँ। इतनी बात समझ में आई? जगह भी नहीं बचा है। इतनी बातें आपको समझ में आई? चलो तो पहले आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन करो। ये सारी बातें क्लियर है ना बेटा? किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। बट इतनी सारी बातें आपको क्लियर है? पक्का समझ में आ गया है? तो जल्दी इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। जल्दी करो नोट डाउन कि ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, कोई कार्बन कायरल है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए सबसे पहला काम फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट बात बोल रहा हूँ, सबसे पहले चेक करो हाइब्रिडाइजेशन। जब हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिए तब क्या चेक करोगे? अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो हम लोग आगे मूव करेंगे, तब हम लोग ग्रुप्स को चेक करेंगे कि जो 4 ग्रुप अटैच्ड हैं वो सेम है कि डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तब कायरल, अगर सेम है तो कायरल नहीं। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया या फिर sp2 हो गया या फिर कुछ भी ऐसा केस, कायरल नहीं होगा। कोई डाउट? पक्की बात। चलो जल्दी से इसको लिख लो आप लोग, जल्दी लिख लो इसको बेटा।
चलो बच्चों आगे देखते हैं, ठीक है, आगे समझते हैं क्या है, क्या कंडीशन होती है कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो। मॉलिक्यूल के ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है। सबसे पहली बात कि प्लेन ऑफ पीओस मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। समझ गए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अगली बात, ये वैलिड है फॉर ओपन चेन कंपाउंड, मतलब साइक्लिक कंपाउंड के लिए वैलिड नहीं है। अगर साइक्लिक कंपाउंड है, इफ पीओएस एब्सेंट देन चेक फॉर सीओएस इन साइक्लिक कंपाउंड। यानी कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो हम लोग सेंटर ऑफ सीओएस का मतलब क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सीओएस का मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी कि साइक्लिक मॉलिक्यूल के लिए हम लोग चेक करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो हम लोग चेक करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट है तब बोलेंगे कि मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी अगर एब्सेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी अगर एब्सेंट है, किसके लिए, अगर मॉलिक्यूल ओपन चेन है, मॉलिक्यूल अगर ओपन चेन है मतलब अगर इस तरह का मॉलिक्यूल है, ओपन चेन कंपाउंड है ना, उसके लिए हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूल साइक्लिक हो गया, अगर मॉलिक्यूल क्या हो गया, साइक्लिक हो गया, मॉलिक्यूल क्या हो गया, साइक्लिक हो गया, उस केस में हम लोग पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मान लो नहीं है, मान लो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग चेक करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या चेक करेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है तब बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तब भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यानी कि पीओएस और सीओएस दोनों नहीं होना चाहिए। समझ में आया बात, कोई डाउट। अगली बात देखो आप लोग ध्यान से थोड़ा सा। अब देखो, जैसे देखो आप लोग, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है सर, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री बेटा एक ऐसा प्लेन है जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब जैसे देखो ये जो प्लेन है, क्या वो मॉलिक्यूल का जो पार्ट इधर है सेम पार्ट इधर ही है, बस ये पार्ट उसका मिरर इमेज है, जो ये वाला पार्ट है वो इस पार्ट का मिरर इमेज है। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री को आप ऐसे समझो कि मॉलिक्यूल के बीच में आपने एक मिरर लगा दिया, मॉलिक्यूल के बीच में आपने क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया। तो मैंने जब ऐसे एक मिरर लगा दिया तो जो ये पार्ट है बिल्कुल इसका अपोजिट पार्ट, क्या ये वाला पार्ट इस पार्ट का मिरर इमेज नहीं दिख रहा, बोलो भाई, ये वाला जो पार्ट है वो इस पार्ट का मिरर इमेज नहीं दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। बस यही बात बताना चाह रहा था। यहाँ पे देखो F, ये मैंने लिख दिया एग्जाम्पल F। क्या इसको तुम किसी तरीके से कट करो, ऐसे कट कर लो, ऐसे कट कर लो, कहीं मिरर सेट कर लो, क्या ये मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कैसे भी आप कोई लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो, क्या मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाएगा, नहीं डिवाइड कर पाएगा। इसका मतलब इसके पास पीओएस प्रेजेंट नहीं है। सर सीओएस के लिए चेक करेंगे क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री में चेक करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों, ओपन चेन कंपाउंड है। क्या है, ओपन चेन कंपाउंड है। अरे भैया ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़े हो ना। अगर इसका आप लोग आईयूपीएसी नेम लिखोगे 1 2 3 4 हो जाएगा 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन। ऑर्गेनिक ही है भाई, समझ गए बात को आप लोग। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पे इसके पास पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, ओपन चेन कंपाउंड है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक नहीं करना, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। कोई डाउट इसमें, कोई समस्या, पक्की बात। जल्दी इसको नोट डाउन करो, जल्दी इसको नोट डाउन करो। अब जैसे देखो कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे देखो ये मैंने ले लिया साइक्लिक कंपाउंड, ये मैंने ले लिया साइक्लिक कंपाउंड। बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। आपको पता है ना कि हर एक कॉर्नर पे कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अब ये बताओ कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो क्या बोलोगे कि सर अगर हम लोग एक भी हमको ऐसा प्लेन मिल गया जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो पीओएस प्रेजेंट है कि नहीं, पीओएस प्रेजेंट है कि नहीं, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई डाउट। एक एग्जांपल और लूँ, रुको इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ पहले मैं, इसको मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, है ना। इसको मिटा दूँ यहाँ पे,
देखो ध्यान से समझो बेटा, ठीक है, ठीक है, बताओ ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव? तुम क्या बोलोगे कि सर देखो यहाँ पे ये हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गया, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक बच्चे के दिमाग में डाउट आएगा कि सर प्लेन ऑफ सिमेट्री कब से किए जा रहे हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी तो बता दो, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी तो समझा दो। चलो समझ लेते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। बीच में मैंने देखो कहीं ना कहीं इसका ही सेंटर होगा, कहीं ना कहीं इसमें यही सेंटर होगा। चलो अब क्या करो, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करो, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करो। पहले मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। अब इसके अपोजिट ये डायरेक्शन होगा, अरे भाई इस मिथाइल ग्रुप के अपोजिट ये डायरेक्शन होगा ना, तो इस डायरेक्शन में आता हूँ। सर यहाँ पे भी सेम चीज़ मिल गया, यहाँ पर भी सेम चीज़ मिल गया, मिथाइल, क्या मिल गया, मिथाइल, मिठाई नहीं मिथाइल, है ना। अब सेंटर से इस डायरेक्शन में आओ, यहाँ भी क्या मिल गया, मिथाइल। इसके अपोजिट आओ, यहाँ पे, यहाँ भी क्या मिल गया, मिथाइल। यानी कि सेंटर से आपको अपोजिटली मूव करना है। चलो इसके अपोजिट इधर आओ, जो चीज़ मिला सेम चीज़ यहाँ पे भी मिला, है ना। तो अगर ऐसा केस हो कि आप क्या करो, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करो। अगर सेम रेडियस मिले आपको, सेम चीज़ें मिले, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में अगर सेम सब्सटेंस, सेम एलिमेंट, सेम कंपाउंड, सेम चीज़ें मिले, तो वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर एक, जैसे मैंने अब एक काम कर दो, यहाँ पे मैंने लगा दिया F, क्या लगा दिया मैंने, F। अब F लगाने से क्या फ़ायदा हुआ, F लगाने से फ़ायदा ये हो गया कि ये अगर लाइन को हम लोग ध्यान से देखें, सेंटर से इस डायरेक्शन में F है, सेंटर से इस डायरेक्शन में मिथाइल है, अपोजिट चीज़ें हो गए। अगर एक जगह भी अपोजिशन दिख गया, इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन जब तक यहाँ पे मिथाइल था, तब तक सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट था। कोई दिक्कत, पक्का। इसका मतलब इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। मॉलिक्यूल क्या है, दिख रहा है ना वीडियो में नीचे वाला, मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव, कोई डाउट, पक्का। दो चार एग्जाम्पल और देख लें, पक्की बात है। चलो लिख तो लिया होगा ना इतना, और देखो जल्दी से कुछ एग्जाम्पल्स और देखो। ये बताओ, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव? चलो ये छोड़ो, इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, है? मान लिया कहीं ये इसका सेंटर पॉइंट होगा, इसके इस डायरेक्शन में आओ, ये पार्ट मिल रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आओ, है? नहीं सर, यहाँ पे अलग चीज़ आ गया, यानी कि इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? तो एक बंदा पहले इसको ऐसे कट किया, बोला कि सर इस तरफ से तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखा, एक बंदा ऐसे कट किया। एक बार भी एक तरफ से भी अगर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गई, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, पीओएस है। अगर पीओएस है, सीओएस नहीं है लेकिन पीओएस है, तो मॉलिक्यूल का होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी कि एक भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई डाउट, पक्का? चलो अब मैं एक और काम करता हूँ। देखो सेम एग्जांपल है ना, सेम एग्जांपल है। मैं यहाँ पे लगा दिया ऐसे एक फ्लोरीन, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक फ्लोरीन। क्या इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है? क्या इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है? सर नहीं है, अभी देखा था हम लोगों ने, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके पास नहीं है। इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? अब करो, ऐसे कट करो, नहीं सर, इधर कुछ अलग है, इधर कुछ अलग है। अब सर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, यानी कि पीओएस भी नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। इसका मतलब अब बताओ ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव?
ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या ये बात क्लियर है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर लोगे आप लोग? पक्का? कि एक दो एग्जांपल और कराऊं? हो जाएगा? चलो मिटाऊं इसको, एक एग्जांपल और देख लो, एक एग्जांपल और देख लो। मैं तुमसे पूछता हूँ कि इसमें अच्छा ये लिख लिया होगा ना? अरे इसी को मैंने मिटा दिया। चलो बेटा पॉज करके थोड़ा सा पीछे जाके लिख लेना इसको। एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? पूरा ही इरेज कर देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है बेटा? देखो देखो ध्यान से, यहाँ पे ले लिया मैंने F, यहाँ पे मैंने लिया F, यहाँ पे ले लिया मैंने H, यहाँ पे ले लिया H, यहाँ पे ले लिया CH3, यहाँ पे ले लिया CH3। आपको पता है ना हर एक एंड पॉइंट पे और हर एक टर्न पॉइंट पे कार्बन प्रेजेंट होता है। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन का एक तरीका है। अच्छा ये रिप्रेजेंटेशन पढ़े हो नहीं तुम लोग? क्लास 11th में ये रिप्रेजेंटेशन पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? चलो पढ़ा देंगे हम लोग। इसको क्या कहते हैं हम लोग? फिशर प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं? फिशर प्रोजेक्शन। पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? कार्बन प्रेजेंट होगा। सबसे पहले ये चेक करो कि यहाँ पे कायरल कार्बन कितने हैं या है कि नहीं। यहाँ पे कायरल कार्बन है कि नहीं, सबसे पहले ये चेक करो। तो कायरल कार्बन चेक करने के लिए पहला काम कि सर कार्बन की निकालेंगे सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक 4 सिग्मा, यानी कि sp3 तो है, sp3 तो है। दूसरा काम सर 4 डिफरेंट अटैचमेंट हैं कि नहीं। ये अटैचमेंट, ये अटैचमेंट, ये 3 तो डिफरेंट हो गए। चौथा अटैचमेंट क्या होगा? चौथा पूरा ये होगा, यानी कि ये बंदा sp3 भी है और 4 डिफरेंट अटैचमेंट भी हैं। इसका मतलब ये कायरल होगा, है ना। अब इसको इरेज करना मेरे लिए मुश्किल काम है, बट मैं कर दूंगा। हार कर जीतने वाले को विपुल पांडे कहते हैं, है ना। जानते तो हो तुम लोग क्लास 10th से। ठीक बात है। यहाँ पर लगा दिया मैंने फ्लोरीन, ठीक है ना। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। अब इधर आओ, ये कार्बन सिमिलरली ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, यानी कि ये भी क्या हो गया हमारा? sp3 हो गया ना, यानी कि sp3 हो गया। इसमें भी 1 2 3 और ये पूरा, इसके पास भी 4 डिफरेंट अटैचमेंट है कि नहीं भाई? बोलो यार, है कि नहीं 4 डिफरेंट अटैचमेंट? सर बिल्कुल है, यानी कि ये कार्बन भी कायरल हो गया, इनके पास 2 कायरल कार्बन हो गए। ठीक, अगला चीज़ पूछता हूँ, अगला चीज़ पूछता हूँ। अब बताओ ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं? मॉलिक्यूल जो है ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं? उसके लिए आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले चेक करोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल ओपन चेन है, मॉलिक्यूल ओपन चेन कंपाउंड है, इस वजह से हम लोग क्या चेक करेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलो बना लिया प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये लो, जो पार्ट नीचे है वही सेम पार्ट ऊपर है, या फिर जो पार्ट ऊपर वही सेम पार्ट नीचे है। बिल्कुल दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है कि नहीं? यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या हो गया? मॉलिक्यूल क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे प्रेजेंट है पता है ना आपको? कि ये जो